हाँ, मेरा नाम आर गायत्री बाई है। मैं सौंदर्य महाविद्यालय के हिंदी प्रवक्ता हूँ। आज मैंने चतुर्थ सेमिस्टर बीबीए विद्या पाठ्यक्रम के अनुसार निर्मला नामक एक उपन्यास है। उपन्यास मीन्स नावल है। तो इस उपन्यास का सारांश पुनरावर्तन में बच्चों को मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तो इस उपन्यास का उपन्यासकार का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो जन्मस्थान वाराणसी के निकट लमही नामक गांव। उनका जन्म 31 जुलाई 1880। वास्तविक नाम धनपत राय है। उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। उनका बचपन गरीबी में बीता और उन्होंने स्कूल की नौकरी से अपना जीवन आरंभ किया। कुछ वर्षों के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बने और इसके बाद प्राध्यापक बने। बड़े घर की बेटी नामक कहानी से पहले उन्होंने प्रेमचंद नाम का उपयोग किया। अंतिम दिनों में वे काफ़ी आर्थिक समस्या से तड़पने लगे और उसके साथ उनका तबीयत भी बहुत खराब हो गया। तो 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। तो अब मैं जो उपन्यास पढ़ाने जा रही हूँ उसका भूमिका मीन्स इंट्रोडक्शन। निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक सामाजिक उपन्यास है जिसकी रचना 1927 ईस्वी में हुआ। यह उपन्यास सबसे पहले इलाहाबाद से निकले वाली महिलाओं का पत्रिका चांद में बनकर 1925 से दिसंबर 1926 तक किस्तों में प्रकाशित हुआ। किस्तों में मीन्स इंस्टॉलमेंट में। ये उपन्यास पूरी तरह से महिला केंद्रित है, जिसमें लेखक ने दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और एक मध्यवर्गीय युवती की समस्याओं का दिखाया है। प्रेमचंद का ये उपन्यास एक यथार्थवादी उपन्यास है, जिसे हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी कहा जाता है। तो मैं ए विद्यार्थियों तुम्हें सरल रूप से सारांश बनाया है। उस सारांश को मैं तुम्हें कहानी के रूप में बताती हूँ। बाबू उदय, तो पात्र परिचय में बाबू उदय भानुलाल वो एक प्रसिद्ध वकील है। तो इस उपन्यास के नायिका जो है निर्मला के पिता है। तो उदय भानुलाल के 2 बेटे और 2 बेटियां रहती है। तो उसमें निर्मला बड़ी है, कृष्णा छोटी है। और बेटों में उदय चंद्रभानु बड़ा बेटा है और उदय भानु छोटा बेटा है। और नायिका का माता का नाम है कल्याणी। तो बाबू उदय भानुलाल एक नामी वकील थे। उनके घर में कई लोग थे। लक्ष्मी की कृपा भी उन्हें प्राप्त थे। उनके घर में उनके यहाँ लक्ष्मी नाट्य कर उनके घर में लक्ष्मी नाट्य कर रही थी। तो उनके जो भी रिश्तेदार थे सभी को अपने घर में ही रखकर उनका पालन पोषण कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम कल्याणी था। इन्हें 2 लड़कियां निर्मला और कृष्णा और चंद्रभानु और सूर्यभानु 2 लड़के थे। दोनों लड़कियों का बचपन बड़े घरों की तरह ही बीता। दोनों बहनें चंचल खिलाड़ी और सैर तमाशे में समय बिताती थी। वो खेल कूद में हमेशा आगे रहती थी। हमेशा वो सैर तमाशे में समय बिताती थी। निर्मला की 15 वर्ष की अवस्था हुई नहीं कि उसकी शादी की बात हुई। तो निर्मला को सिर्फ 15 वर्ष की आयु में ही उनके घर में उनके माता पिता उसकी शादी के बारे में बातें कर रहे थे। निर्मला को जैसे ही पता चलता है उसकी शादी की बात हो रही है और उसे बहुत जल्द घर से अलग कर दिया जाएगा, तो उसको पता चला माँ बाप मुझे इस छोटी उम्र में ही शादी कर देंगे, तो इस घर से मुझे विदाई करेंगे। तो उसे बहुत त्रस्त मीन्स दुख हो गई। नारी के असहाय अवस्था पर उसे दुख होता है। तो ये नारी जो है उसका असहाय अवस्था पर उसको बहुत अफसोस होता है। उधर विवाह की बारी तैयारी हो रही है। तो शादी के लिए जो भी तैयारी करना है वो बड़े धूमधाम से कर रहे थे।
सुनार, दर्जी, हलवाई सब प्रकार के लोग काम में जुटे हैं। बारातियों के आदर सत्कार के लिए 1 महीने पहले से ही बर्तन, तश्तरियाँ, चाय सेट, थाल, गिलास, लोटे इत्यादि की बड़ी अच्छी व्यवस्था हो रही थी। अंदाज से खर्च अधिक हो रहा था, तो वो शादी के लिए एक अंदाज का खर्च लगाए थे, उससे भी बढ़कर ज़्यादा हो रहा था। इस बात पर पति पत्नी दोनों के बीच बहस चढ़ गई। एक दिन रात को क्या होता है, तो उन्होंने एक 15,000 रुपये में शादी कर देने का हिसाब लगाए थे, किंतु ये 15,000 से बढ़कर लाखों तक पहुंच जाने से तो पति पत्नी यानी उदय भानुलाल और उनकी पत्नी कल्याणी के बीच में बहस हुई हो रही थी। उदय भानुलाल अपनी बाबूगिरी के माफिक खर्च कर रहे थे, तो वो एक प्रसिद्ध वकील थे ना, इसलिए उनके अनुसार वो उन्होंने क्या कर रहे थे, पैसों को पानी की तरह खर्च कर रहे थे। ये देख पत्नी कल्याणी उन्हें सचेत करती है कि उनके दूसरे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ बड़ी लड़की को तुम इतना सारा पैसा खर्च करने से बाकी लोगों के बारे में भी तुम सोचना चाहिए, ऐसे सचेत कर रहे थे। ये देख पत्नी कल्याणी उनके दूसरे बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, इस पर वे विक्षुब्ध होकर घर से चुपचाप रात को निकल देते हैं। तो जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो वो कहती है मैं घर छोड़कर मायके चली जाती हूँ। ऐसा धमकी देने से वो उदय भानुलाल उसका घमंड चकनाचूर करने के लिए वो क्या करते हैं, आधी रात में उठकर कुछ कपड़े लेकर वो बाहर निकलते हैं। रास्ते में उनका एक पुराना शत्रु का सजा काटकर खुले में घुमा रहा था। उन्होंने एक हत्यारा को मुकदमा के सिलसिले उनको जेल भिजवाए थे, तो जेल से छूटकर वो उनके लिए वो उनके गली में ही घूम रहा था, उससे भिड़ जाता है। जब वो आधी रात में बाहर आते हैं तो वो क्या करता है, उसको आसानी से पकड़ लेता है और उनकी हत्या कर देता है। उन्होंने क्या करता है, उनसे कहता है कि तुम मुझे जेल भिजवाया है, इसलिए मैं तुम्हारा हत्या करना चाहता हूँ, नहीं तो तुम हत्या नहीं करना चाहिए तो तुम मेरा पाँव पकड़कर क्षमा मांगना चाहिए। ऐसा बोलने से वो नहीं मानने से वो क्या कर देता है, उसका हत्या कर देता है। उधर जब इस घटना का पता चलता है तो सब काम रुक जाते हैं। जब घर का यजमान मर जाने से क्या होता है, घर का जो भी काम चल रहा था वो अपने आप रुक जाता है। कल्याणी किसी तरह अपनी बेटी निर्मला का विवाह संपन्न करने के लिए पंडित मोटेराम को बाबू बालचंद्र के पास एक चिट्ठी लिखकर भेजती है। तो ये जो उदय भानुलाल जी का एक दोस्त था, उसका नाम था बालचंद्र सिन्हा। तो वो क्या करता है, उनके यहाँ एक चिट्ठी बेचती है। वो जो मुहूर्त में शादी तय हुआ था उसी मुहूर्त में उसको शादी करने के लिए एक चिट्ठी मोटेराम नामक एक पुरोहित से बेचती है। जब वहाँ जाते हैं तो वे बाबू बालचंद्र की दकियानुसी और कंजूसी का परिचय पता लगा। दकियानुसी मीन्स पुराने जमाने का जो आचार विचार संप्रदायस्थ होते हैं उसको दकियानुसी बोलते हैं। वो कहते हैं अभी शादी नहीं हुआ उतने में ही उनका पिता मर गया, यदि शादी करने के बाद वो हमारे घर आने के बाद अपशकुन होगा, ऐसा एक बहाना बोलता है। उसके साथ साथ कंजूसी भी करता है। इस विषय को लेकर बालचंद्र और उनकी पत्नी में झगड़ा होता है। तो रंगीला जब सच्चाई मोटे राम से पता चलता है, वो निर्मला को ही अपना बहू बनाना चाहती है, तब उनके पति और उसके बीच झगड़ा होता है। वही उनका पुत्र दहेज पर जोर देकर निर्मला से विवाह विरोध करता है। उनका जो भी बेटा होता है वो बोलता है मैं बिना दहेज मैं उससे शादी नहीं करूँगा करके इनकार कर देता है। बालचंद्र को कोई उपाय ना पाकर उदय भानुलाल की मृत्यु को अमंगल बताकर विवाह को टाल देता है। वो क्या करता है, एक बहाना बना लेता है। वो शादी के पहले ही उनका पिता की मृत्यु होने का जो भी बात है वो अमंगल है, तो इससे मैं निर्मला को अपनी बहू नहीं बनाना चाहता हूँ करके विवाह को टाल देता है। पंडित मोटेराम के 4 सेर मिठाई उड़ाने पर उनकी आलोचना होती है। पंडित बिगड़ पड़ते हैं। आखिर बालचंद्र पंडित के मुंह को बंद करने तथा अपनी कंजूसी पर
पर्दा डालने के विचार से 10 रुपये का नोट देकर पंडित जी को भेज देते हैं। उसका मुंह बंद करने के लिए मोटेराम को 10 रुपये का नोट देकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। उधर कल्याणी की स्थिति बड़ी नाजुक सी हो जाती है। जब पंडित बालचंद्र के बारे में सब बता देता है तो कल्याणी निर्मला को उस घर में ना ब्याह में ही अपने बेटी का भला समझती है। तो वो आकर उसका कंजूसीपन के बारे में और उनके दकियानुसी के बारे में मोटेराम कल्याणी से बोलने से वो सोचती है कि उसको वहाँ शादी करने के बगैर ही भला समझती है। वो पंडित जी को कोई अच्छा वर पर लाने के लिए बेचती है। आखिर में वो 5 वर लाता है। उनमें एक वकील जो 35 साल का विदुर है, तो वो कहती है दूसरे वर को देखो, उसी मुहूर्त में मेरी बेटी की शादी करना है। तो वो क्या करता है, 5 वर लाता है। उसमें से एक 35 वर्ष का एक विदुर को वो विदुर को दिखाता है, जिसकी पहली पत्नी से 3 बेटे हैं। तो वो शादीशुदा होके उसके पत्नी के यहाँ से 3 बच्चे होते हैं। उसके साथ निर्मला का विवाह करवा देती है। तो वो जो विदुर था और 35 साल का 35 साल का आदमी था, उसके साथ वो अपनी बेटी का विवाह कर देती है। पहला बेटा ममसाराम, उनके यहाँ 3 बेटे थे ना। पहला बेटा ममसाराम जो 16 साल का है, दूसरा बेटा जियाराम 12 साल का है और तीसरा बेटा सियाराम 7 साल का है। वकील साहब के घर में 3 बेटों के अलावा एक 50 साल की विधवा बहन रुक्मिणी है। तो घर में माँ नहीं होने के नाते वो जो विदुर था, उन्होंने अपनी एक विधवा बहन रुक्मिणी को बच्चों का देखभाल करने के लिए अपने पास रखता है। वकील साहब के घर में 3 बेटों के अलावा एक 50 साल की विधवा बहन रुक्मिणी भी रहती है। शादी के बाद मुंशी तोताराम नई पत्नी को खुश करने के लिए, तो वो उसका नाम है मुंशी तोताराम। वो सोचता है कि वो उसके जो भी पहला बेटा ममसाराम है उसकी उम्र वाली है, कौन, निर्मला। तो उसको खुशी रखने के लिए वो क्या करता है, कभी पैसों से, कभी मिठाइयों से, कभी फूल फलों से उसको खुश रखने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु वो प्रयत्न विफल हो जाते हैं। पर यौवन पर पग धरने वाली निर्मला अपना संपूर्ण प्रेम उन्हें समर्पित नहीं कर पाती है। जब भी वो मोटेराम उसके पास आता है, यानी उसका पति उसके पास आने से उसको अपने पिता मेरे सामने बैठे हैं ऐसा महसूस हो रही थी। तो वो अपना पूर्ण प्रेम उसको समर्पित करने के लिए उसका मन नहीं लग रहा था। पति को अपने पिता की अवस्था में देखकर वो सदा उनसे दूर भागती रहती। वही दूसरी ओर मुंशी तोताराम अपना सिक्का जमाने के लिए अपनी सारी आमदनी निर्मला के हाथों में रख देते हैं। तो जो भी पैसा कमाते हैं उसको खुश रखने के लिए वो पूरा कमाई उन्होंने क्या करते हैं, अपने पत्नी के हाथ में देते रहते हैं। उधर रुक्मिणी और निर्मला में सदा झगड़ा होता रहता है। तो पहले क्या कर रहे थे, बच्चों का देखभाल करने के लिए और घर का इंतज़ाम करने के लिए जो भी पैसा कमाते थे अपनी बहन रुक्मिणी के हाथ में देते थे। जब शादी होने के बाद वो पूरा पैसा अपने पत्नी के हाथ में देने से रुक्मिणी और निर्मला में हमेशा झगड़ा होता रहता है। रुक्मिणी उसका प्रतिवाद करती है। निर्मला बच्चों को गोद में लेकर प्रथम बार आत्मवेदन का अनुभूति करती है। इस तरह बच्चों से उसका प्रेम बढ़ने लगता है। तो जो भी बच्चे हैं वो बच्चों से वो जब प्रेम का अनुभव करती है तो वो बच्चे उसके पास जब भी निकट होते हैं, किंतु वो रुक्मिणी क्या करती है, उसको बुरा भला कहकर उनसे दूर रखने का कोशिश करती है। तोतारा अपने कमजोरियों पर काबू करने और निर्मला को वश करने में नयन सुखराम के उपदेश को अमल करने लगता है। कभी अपनी बहादुरी का बखान करता है। तो वो क्या करता है, वो अपने पत्नी के पास बैठकर मैं ऐसा किया वैसा किया, ऐसा अपना बहादुरी का झूठी बखान करते। तो कभी अपने को जवान रखने की कोशिश करते हैं। निर्मला उनकी हरकतों को देखकर उनकी सनक समझती है, उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे झूठ मूठ के बहादुरी के किस्से सुनाते लगते हैं। अपने बहादुरी का झूठी प्रशंसा हमेशा करते ही रहते हैं, किंतु इसमें वो नपास होते हैं।
मुंशी जी के तो हवाई उड़ने लगते हैं। उस वक्त ममसाराम सांप को डांटे से मारकर बाहर फेंक देता है। एक दिन क्या होता है, उनके कमरे में एक सांप आ जाता है, तो हमेशा झूठी प्रशंसा करता रहता है। तो वो सांप को वो पकड़ नहीं पाता, तो उसका बड़ा बेटा जो रहता है ममसाराम, वो क्या करता है, वहाँ आके उस सांप को मार कर बाहर फेंक देता है। मुंशी जी की मर्दनगी देखकर निर्मला और रुक्मिणी दोनों हंस पड़ते हैं। उसका साहस देखकर, वो झूठी साहस को देखकर वो क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। यहाँ तक बस। आगे का जो भी सारांश है मैं अगले कक्षा में मैं पढ़ाती हूँ। धन्यवाद।